यहाँ पर उपस्थित सभी को सादर नमस्कार। आज हम लोग यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं कि अपने दादा गुरु पंडित पूर्ण विष्णु कारगिल जी के 107वीं जन्म जयंती का ये उत्सव हम लोग यहाँ पे मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और ये सिलसिला उनके इस भूलोक से प्रस्थान करने के बाद से 2003 से अनवरत रूप से जारी है कि हम प्रत्येक 28 अगस्त एवं 12 दिसंबर उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर कहीं न कहीं शहर में कार्यक्रम में मिलते हैं और उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज से 7 वर्ष पूर्व जब उनकी 100वीं जन्म जयंती बनाई गई थी तो एक बृहद आयोजन गुरुमा एवं शिल्पायन के संयुक्त तत्वावधान में नागरी नाट्य मंडली में हुआ था। और उस समय देश की शीर्षस्थ गायिका विदुषी अश्विनी बेड़े देशपांडे जी, दिल्ली से पंडित राजेंद्र प्रसन्ना जी बांसुरी वादन के लिए एवं देश भर से तमाम उनके शिष्य प्रशिष्य उस 12 घंटे चलने वाले अनवरत कार्यक्रम में सहभाग किए थे। तब एक पुस्तक का लेखन शिल्पायन की प्राचार्य डॉक्टर रागिनी सरना जी ने किया था, साधु तुम्हें प्रणाम, जिसमें उनकी पूरी जीवन वृत्त के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। जो विद्यार्थी अभी तक वो पुस्तक ना लिए हो वो उसे जरूर ले लें, जिससे कि उसके माध्यम से उनके पूर्ण जीवन के एक एक छोटे छोटे बारीक अंशों को हम जान सकते हैं और उसके माध्यम से हम प्रेरणा ग्रहण करते हैं, जिससे कि हम अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सके। तो एक संक्षिप्त जीवन यात्रा जो उनकी रही है और किन किन परिस्थितियों में उन्होंने संगीत शिक्षा जारी की, इसका एक संक्षिप्त रूप से यहाँ पर मैं उनके विराट व्यक्तित्व को जो है कम शब्दों में यहाँ पर रखने का प्रयास कर रहा हूँ। आपका जन्म 28 अगस्त 1917 को वाराणसी में ही हुआ और आपके दादाजी, उनका भी नाम मुकुंद था, पंडित मुकुंद दामोदर कालवेट जी, जो एक ऋग्वेदी ब्राह्मण थे और ग्वालियर में रहकर संगीत साधना में तल्लीन थे। वे स्वयं उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब के शिष्य थे और ठुमरी, कीर्तन इत्यादि के वो बहुत अच्छे प्रस्तोता थे। इस बात का प्रमाण इससे मिलता है कि सन 1905 में काशी में पंडित विष्णु दिगंबर बलुस्कर जी एवं पंडित विष्णु नारायण भाटकंदी जी दोनों यहाँ पर आए और उनको ये लगा कि काशी में संगीत का वातावरण तो बहुत अच्छा है, लेकिन संगीत को समर्पित कोई ऐसी संस्था नहीं है जो यहाँ के कार्यक्रमों का सही रूप में आयोजन कर सके या कलाकारों को मंच प्रदान कर सके। तो इस कमी को दूर करने के लिए उन्होंने तत्कालीन महाराजा एवं आश्रयदाताओं के साथ एक बैठक की, जिसमें गोपाल मंदिर के महंत एवं अन्य सभी बड़े लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया। तब ये निर्णय लिया गया कि यहाँ पर एक काशी संगीत समाज नाम से संस्था का नींव पड़े, लेकिन प्रश्न वही उठा कि इसको फिर संचालन कौन करेगा, इसका संरक्षण कौन करेगा। तब भाटकंडे जी ने अपने सुहृद पंडित मुकुंद दामोदर कालवेट जी को याद किया और वे सहर्ष अपने परिवार सहित यहाँ पर काशी में आ गए ग्वालियर से, और इस तरह से काशी के साथ उनका संबंध जुड़ गया। उन्होंने सन 1906 में इस संस्था की पहली बार आरंभिक रूप से उद्घाटन किया और लगातार वे अनेकों कार्यक्रमों में देश के शीर्षस्थ गायक पंडित बलुस्कर जी हों, चाहे उस्ताद बयास खान साहब हों, सबको उन्होंने बुलाकर काशी में एक दूसरे तरह का संगीत का माहौल खड़ा करने का बहुत बड़ा काम किया। उनको राजा के आश्रय के रूप में यहाँ पर
स्थान मिला था, तो वे अपने संगीत गतिविधियों को बहुत अच्छी तरह से संचालित कर पा रहे थे। वे अपने पुत्र जो 10 वर्ष के थे उस समय, पंडित विष्णु दामोदर कालवेल जी, विष्णु मुकुंद कालवेल जी, और अपनी पत्नी के साथ वाराणसी में आकर रहने लगे। कालानुक्रम में उनके पिता भी एक अच्छे कीर्तनकार हुए, जो दादा गुरु जी के पिता पंडित विष्णु मुकुंद कालवेल जी, वे भी बहुत अच्छे कीर्तनकार थे और उनका बनारस के उस समय के सभी आदरणीय स्थानों पर उनको प्रवचन एवं कीर्तन के लिए याद किया जाता था। महाराजा बनारस भी उन्हें अपने यहाँ आमंत्रित करते थे और देश भर में वे इस कीर्तन के माध्यम से वे काफी ख्याति लब्ध थे। अयोध्या में वे अक्सर हर रामनवमी पर वहाँ पर जाते थे और वहाँ पे कीर्तन के माध्यम से अपनी संगीतांजलि अर्पित करते थे। उनको 28 अगस्त 1917 को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है पंडित मुकुंद विष्णु कालवेल जी के रूप में। इनका नामकरण उस समय उनके दादाजी का देहावसान हो चुका था, तो सबने घर में ऐसा ही माना कि दोबारा से दादाजी ही वापस आए हैं, इसलिए उनका नाम भी मुकुंद रखा गया और पिताजी का नाम जोड़ते हुए पंडित मुकुंद विष्णु कालवेल जी का नाम पड़ा। वे बचपन से ही अपनी माताजी श्रीमती लक्ष्मीबाई विष्णु कालवेल जी से संगीत की आरंभिक शिक्षा ले रही थी, क्योंकि वे भी संगीत से जुड़ी हुई थी। वे संस्कृत के श्लोक इत्यादि उन्हें याद करवाती थी बचपन से। और उनके कुल 5 भाई और 3 बहनों में सबसे बड़े कालवेल गुरुजी हम लोग के थे। वे पिताजी के साथ अक्सर ही उनके साथ साथ जाया करते थे सब जगहों पर। तो वैसे ही वे अयोध्या पहुंचे एक बार, और वे अपने संस्मरण में उन्होंने खुद इस बात को लिखा है कि मुझे वहां पर एक गान महर्षि का को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ और उनके संगीत को सुनते हुए बिल्कुल वो संगीत के जैसे लगता था कि वो सागर में समा जाएंगे। इस तरह की उनकी भावनाएं मात्र 10-12 वर्ष की आयु थी जब वे उनके मन में इस तरह की भावनाएं जागृत हुई और वो इनसे आशीर्वाद लेने पहुंचे। तो वे और कोई नहीं बल्कि पंडित विष्णु दिगंबर बलुस्कर जी थे। और चूंकि वो उनके दादाजी को जानते थे तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की कि तुम मुकुंद राव के नाती हो, तुम जरूर संगीत करो, क्योंकि वे भी बहुत अच्छे संगीतज्ञ थे। इसके द्वारा उन्होंने एक पाथेय सबको प्रदान की, उनको दिखाया कि आप भी संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़िए। और कालानुक्रम में वे भातखंडे जी के शिष्य रातनजनकर जी से सीखे। इसीलिए उन्होंने हमेशा अपने जीवन में कहा कि मेरे जीवन में 3 विष्णु जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। एक मेरे पिता पंडित विष्णु मुकुंद कालवेल जी, और विष्णु दिगंबर बलुस्कर जी, और विष्णु नारायण भातखंडे जी। इन्हीं तीनों के वो हमेशा याद करते थे गुरु जी। इसके कुछ वर्ष पश्चात जब वे 14 वर्ष की आयु के हुए तो उनके पिताजी उनको अपना जन्म स्थान दिखाने के लिए ग्वालियर ले गए और वहां पर उनको पंडित राजा भैया पूछवाले जी से संपर्क में आने का अवसर मिला, क्योंकि सभी उस समय के संगीतज्ञ उनके दादाजी और पिताजी को अच्छे से जानते थे, तो उनके साथ आत्मीय संबंध था। वे वहां पर उनके द्वारा संचालित माधव संगीत विद्यालय में गए और कक्षाओं को उन्होंने देखा और उसके बाद उन्होंने पिताजी से जिद की कि मुझे भी इसी तरह से संगीत की तालीम लेनी है, विधिवत तालीम लेनी है, आप मुझे यहीं पर दाखिला दिलवाइए। तो सबसे पहले उनको हतोत्साहित करने के लिए पंडित राजा भैया पूछवाले जी ने कहा कि देखो ये 6 वर्ष की कठिन आपकी तालीम होगी, तो क्या तुम घर छोड़ के यहाँ पर रह पाओगे? उन्होंने पहले कहा कि हाँ। फिर उनके पिताजी ने कहा कि आज तक तो तुम कभी अकेले नहीं रहे हो कमरे से बाहर भी, तो पहले तुम्हें एक रात यहाँ पे अकेले बिता के दिखानी होगी। लेकिन उनके मन में जो संगीत सीखने की प्रबल इच्छा थी वो इस शर्त को भी स्वीकार करते हैं और रात्रि में पर्यंत वह अकेले, भले ही वे डर रहे हो लेकिन फिर भी वहाँ पे रहते हुए उन्होंने इस बात को सिद्ध किया कि उनकी संगीत सीखने की लगन कितनी अच्छी है। और पिताजी ने फिर उनको वहाँ पर दाखिला करवा कर लौटे और उनको तानपुरा भी खरीद कर दिया। वहाँ पर ये माधव संगीत विद्यालय जो है, यहाँ पर बताना जरूरी है कि 1918 में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने जो सबसे पहला विद्यालय खोला
जिसमें संस्थागत रूप से शिक्षण को उन्होंने संचालित करने का निर्णय लिया। वे माधव संगीत विद्यालय के रूप में ग्वालियर में पहली बार उन्होंने खोला, क्योंकि उनको लगा था ग्वालियर चूंकि संगीत का बहुत बड़ा केंद्र है उस समय, सभी गायक वादक वहाँ पर रहते थे, तो वहाँ पर इस तरह से उन्होंने ये पहला प्रयास किया था। और वहाँ पर रहते हुए हमारे दादा गुरुजी पंडित मुकुंद विष्णु कालवे जी को अनेकों गुरुओं से संपर्क में आने का भी सुअवसर प्राप्त हुआ, जिनमें कुछ प्रमुख नाम पंडित बालाभाऊ उमड़ेकर कुंडल गुरु थे, पंडित सदाशिव अग्निहोत्री जी थे। कुछ चित्र आप यहाँ पे इन सब गुरुओं की वो तस्वीर दादा गुरुजी अपने घर में हमेशा लगाए रखते थे। मैंने भी उनके घर पे जाते हुए इन चित्रों को वहीं पर देखा है पहली बार। इसके अतिरिक्त पंडित नारायण राव गुणे जी, पंडित रामचंद्र अग्निहोत्री जी, पंडित गोपाल राव गुणे जी और राजा भैया कुशवाले तो उस विद्यालय के प्रधानाचार्य थे ही, तो उनसे भी उन्होंने गहरी तालीम प्राप्त की। और यहाँ पर भी वो अपने संगीत की जो साधना है वो बहुत अच्छे तरह से कर रहे थे। इस बात का प्रमाण इससे मिलता है कि 1936 में जब वे स्नातक स्तरीय परीक्षा संगीत रत्न को दिया उन्होंने, तो वहाँ पर उन्हें स्वर्ण पदक से विभूषित किया गया। पूरे विद्यालय में उन्होंने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। इसी बीच ग्वालियर में इन परीक्षाओं का उस समय जो दौर था 1930 के दौर में, जब पहली बार संस्थागत रूप से हमारा संगीत शिक्षण के क्षेत्र में संस्थागत रूप से आया था, तो बहुत ही उच्च स्तरीय जो है परीक्षाएं भी होती थी। कभी कभी स्वयं भातखंडे जी और उनके शिष्य अक्सर आते थे, पंडित श्री कृष्ण नारायण रातनकर जी, जो वहां पर एक दिन में नहीं बल्कि 10-10 दिन 15-15 दिनों तक रहकर परीक्षाएं लेते थे। तो विद्यालय की आप इस बात से समझ सकते हैं कि कितनी ख्याति थी कि शीर्षस्थ विद्वान वहां पर आकर परीक्षाएं लेते थे और उनको बिल्कुल अच्छी तरह से सुनते थे। एक एक राग अगर वो प्रस्तुत करना चाहते हैं तो जितनी देर सुनना चाहे, कभी 15 दिनों तक कोई परीक्षा चलती होगी। और इन 15 दिनों में पंडित राजा भैया कुशवाले जी ये करते थे कि शाम के समय में जब परीक्षा खाली हो जाते थे, रातनकर जी को बुलाकर उनकी छोटी छोटी महफिलें, क्योंकि वो मानते थे कि हमारे संगीत जो है श्रवण कला है, तो जितना विद्यार्थी सुनेंगे उतना उनके अंदर जो है गुणों का विकास होगा। इसीलिए वे छोटे छोटे उनकी महफिलें इन 15 दिनों में लगातार होती रहती थी। इसी के माध्यम से हमारे दादा गुरुजी पंडित श्री कृष्ण नारायण रातनकर जी से भी बहुत प्रभावित हुए और उन्हें लगा कि मुझे इनसे भी, इनकी जो गायकी है वो कुछ अलग है, अनुपम है, इनसे भी मुझे तालीम प्राप्त करनी चाहिए। और फिर जो उनकी पारिवारिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, मतलब संसाधन की दृष्टि से, लेकिन फिर भी उन्होंने पिताजी से कहकर 1936 में लखनऊ में वे मैरिज म्यूजिक कॉलेज, जो आज भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है, वहाँ पर वे दाखिला लेते हैं उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर पंडित रातनकर जी ने एक बहुत अच्छी बात उनको सबसे पहले ही याद दिखाई कि मैंने तो देखो, तो तुम परीक्षक के रूप में मैं तुम्हें कई बार सुन चुका हूँ, तुम्हारी गायकी अच्छी लगती है मुझे और तुम बहुत अच्छा गाते हो, तभी तुम्हें स्वर्ण पदक भी मिला है। लेकिन जब तुम मेरे पास सीखने आओगे तो बिल्कुल मैं तुम्हें षड्ज साधना से बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा फिर से, क्योंकि हर घराने की उस समय की तालीम की पद्धति अपनी अलग अलग होती थी। और इसके माध्यम से वे अपने शिष्य को बताना भी चाहते थे कि जब भी आप शुरुआत करें, किसी भी गुरु के पास जाएं, तो आप भले कितने भी राग सीख चुके हो, कितने भी चीजें ताल आलाप जानते हो, ये वहां पर जाकर प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एक सादा कागज अपने पास ले जाना चाहिए, जिसके माध्यम से वो फिर से गुरु आपके तालीम को प्रारंभ कर सके। तो बहुत ही पहले से भी सीख चुके थे। 3-4 वर्षों की तालीम के उपरांत ही रातनकर जी उनसे काफी प्रभावित हुए और उनसे फिर कहा कि आप यहाँ पर सीखिए भी और सिखाने का क्रम भी शुरू कर दीजिए। तब पंडित जी की आयु मात्र 22 वर्ष के आसपास थी जब ये वहाँ पर शिक्षक के रूप में भी नियुक्त हो गए। उन्होंने सबसे पहले तो डर जताया कि मैं कैसे यहाँ पर सिखा सकता हूँ जहाँ पे आप सिखा रहे हैं, आप प्रिंसिपल हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम प्रयास करो, तुम पहले इनिशियल विद्यार्थियों को सिखाओ, मैं तुम्हें आकर बीच बीच में सहायता करता रहूँगा। और इसके माध्यम से
एक उन्होंने संदेश भी दिया कि शिक्षण के द्वारा भी हम खुद शिक्षित हो सकते हैं। ये जो उस समय की उस धारणा को उन्होंने तोड़ा। उस समय की जो घरानेदार शिक्षक होते थे वो केवल अपने शिष्य को सिखाते चले जाते थे, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं देते थे। लेकिन रातन दिनकर जी जैसे उदार गुरु ने उन्हें न केवल अपने माध्यम अपने गायकी से उनको सिखाया, बल्कि इस तरह की प्रयोग के साथ उनको शिक्षक के रूप में भी स्थापित करने का एक बहुत बड़ा काम किया। वहाँ पर भी लखनऊ के उनके प्रवास के दौरान वे कई अन्य गुरुओं जो आते रहते थे, राधा दिनकर जी कोशिश करते थे कि उनसे भी वो सीखें, क्योंकि सबके पास कुछ न कुछ उस समय स्पेशलिटी होती थी, हर घराने की अपनी एक खासियत होती थी। तो ध्रुपद दमार के लिए उन्होंने पंडित बाबू नारायण मुखर्जी, पंडित प्राण कृष्ण चटर्जी इनके पास भेजा। पखावज की तालीम उनको दिलाने के लिए उस्ताद अब्दुल गनी खान इन लोग के पास भेजा। तो इस तरह से वो चाहते थे कि आप सबसे सीखिए और सबकी चीज़ों को आत्मसात करिए, जिससे कि आपकी साधना जो है वो अनवरत आगे बढ़ती रहे। इसी बीच उनका विवाह जो है फरवरी 1940 में तय हो गया। उनकी पत्नी श्रीमती रेणुका कालवेन जी एक वैदिक ब्राह्मण परिवार से थी और वो भी संगीत से जुड़ी हुई थी। उनके भाई और उनके घर में संगीत का अच्छा खासा वातावरण था। लेकिन उनकी आयु जो है जिस वक्त कालवेन गुरुजी से शादी हो रही थी वो केवल 12 वर्ष की थी। तो उस समय के समाज की स्थिति के अनुसार पहले तो उनको जो एक इसमें मामले में भी कहानी है कि उनको जब तस्वीर दिखाई गई तो एक शादी पहनी हुई बड़ी लड़की की दिखाई गई और वो मान के चले थे कि जब पिताजी ने पसंद किया है तो अच्छे ही होंगे। लेकिन जब वो सामने उनसे पहुंचते हैं शादी करने तब उनको दिखाई देता है तो बहुत छोटी है उम्र में हमसे, तो लेकिन अब मना भी नहीं कर सकते थे, इसलिए अंततः शादी हो जाती है और वो ससुराल में ही वो यहाँ पे रहती है बनारस में। उनकी शिक्षा दीक्षा भी यहाँ पर चलती रहती है आगे। वे लगभग 3 वर्ष बाद यहाँ से बनारस से पहली बार लखनऊ जाती है। इस बीच कालवेन गुरुजी वहाँ पर शिक्षण भी कर रहे थे, सीख भी रहे थे और धीरे धीरे उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थी, इसलिए वे ट्यूशन्स भी और भी करते थे। उनके जो वहाँ का टाइम टेबल था वो सुनकर हमको एक अनुकरण करने की भोर में 3-4 बजे उठ जाना और उसके बाद अपने नित्य कर्मों को करते हुए रियाज करना और फिर सुबह सुबह ही निकल जाना पैदल 3-4 किलोमीटर अलग अलग शिष्याओं के घर जाकर वो सिखाते थे। और दिन में सुबह से लेकर दोपहर के 12 बजे तक पहले वो सिखाते थे, फिर घर आके भोजन करना और फिर 2:30 बजे से लेकर रात्रि के 8 बजे तक जो कॉलेज में उनकी क्लासेस होती थी उसको वो लेते थे। तो इस तरह से बहुत मेहनत से उन्होंने जिस विद्या को सीख भी रहे थे और विद्यार्थियों में वितरित भी कर रहे थे। इसी बीच उनको 2 पुत्रियों की प्राप्ति होती है सन 1946 में। उनकी पहली पुत्री श्रीमती शशि कविमंडल जी और दूसरी पुत्री सन 1948 में श्रीमती विद्या काकड़े जी का जन्म होता है। इस बीच उनकी जिम्मेदारियां जब बढ़ने लगी तो वो ट्यूशन से और भी युक्त होते जा रहे थे। तो एक बार पंडित राजा भैया पूछवाले जी वापस आते हैं लखनऊ में और उनका गायन कहीं पर सुनते हैं विद्यालय में। तो फिर वो उनसे कहते हैं कि ट्यूशन थोड़ा कम करो लेकिन संगीत साधना में ध्यान दो। और रतन दिनकर जी भी सामने रहते हैं, वो भी इसी बात को कहते हैं कि मैं तुमको बहुत दिन से कह रहा हूँ। तो उनको फिर एक दोबारा अपने जीवन को फिर से वो सुधारने का अवसर लेते हैं, फिर वो अपनी संगीत साधना में फिर से डूब जाते हैं। तो इस तरह से उस समय के गुरु एक बार संगीत शिक्षा देने के उपरांत भी अपने शिष्यों के साथ एक आत्मिक संबंध रखते थे और शिष्य भी उन गुरुओं को जीवन पर्यंत जो है अपने आदर्श के रूप में रखते थे। तो उनकी बातों को वो छोटी छोटी बातों को भी ध्यान से सुनते थे, तो वो अपने जीवन को उसको फिर से सुधार करते थे। इसी बीच सन 1948 के समय उनको एक वाराणसी में वापस आने का एक अवसर प्राप्त हुआ, जब वसंत कॉलेज कक्षा में एक पद पर नियुक्ति के लिए उन्होंने आवेदन किया। और उसके कुछ दिन पूर्व ही वे अपने गुरु जी के साथ यहाँ पर कार्यक्रम भी प्रस्तुत कर चुके थे। राजा भैया पूछवाले जी के साथ वो सह गायन में थे, वे और उनके बेटे दोनों।
तो वहाँ की प्रिंसिपल उनको सुन चुकी थी और उनको अपने यहाँ पर रखने के लिए वो चाहती थी कि अपने यहाँ पर वे आए और हमारे विद्यालय में भी वो संगीत सेवा दें। तो उन्होंने डायरेक्ट ही प्रिंसिपल ने वहाँ के राजन धनकर जी को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप इनको यहाँ पर नियुक्त करने के लिए भेजें। इस बात को जब वो अचानक राजन धनकर जी पढ़ते हैं तो उनको पहले क्रोध आ जाता है कि उन्होंने मुझे, अपने शिष्य ने मुझे कुछ बताया नहीं और वो वाराणसी आवेदन कर चुका है। तो वो शिष्य को बुलाकर पहले डांटते हैं, बोलते तुमने कहीं आवेदन किया? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो पहले उन्होंने कहा तुम झूठ बोलते हो। ये बात सुनकर उन्होंने कहा मैं आपसे आज तक कभी झूठ बोला ही नहीं। उनकी व्यक्तित्व ऐसी थी कि वो जो मन में होता था वो सामने एकदम कह देते थे। और उनकी बातों को सुनकर उन्हें लगा कि कुछ वो हुआ। उन्होंने पूछा कि फिर वो तुम्हारा गायन कैसे सुने? फिर उन्होंने बाकी बातें बताई कि मैं अपने गुरु जी के साथ तानपुरा बजाने गया था, वहीं पर उन्होंने मुझे सुना होगा और इसके माध्यम से उन्होंने बुलाया है। और चूंकि उस समय 1948 में ही उनके पिताजी का भी देहांत हो जाता है, तो परिवार की पूरी जिम्मेदारी, जो मैंने पहले बताया था कि 5 भाई और 3 बहन थे, वे सभी उन पर आश्रित हो गए क्योंकि वे घर में सबसे बड़े थे। तो उन्होंने कहा कि मेरी पारिवारिक स्थिति को देखते हुए मैं आपके दूर तो नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरी पारिवारिक स्थिति को देखते हुए अगर आप अनुमति दें तो मैं वहाँ पे चला जाऊँ, तो मुझे थोड़ा वेतन भी ठीक वहाँ पे मिलेगा और मैं वहाँ पर अपने परिवार का भी देखभाल कर पाऊँगा। तब वे सहर्ष स्वीकृति दे देते हैं, बोलते हैं कि ठीक है तुम जाओ। और यहाँ पर वे वसंत कॉलेज कमच्छा में पहले नियुक्त होते हैं प्रवक्ता पद पर, जहाँ पर वे इंटर और बीए के विद्यार्थियों को सिखाते हैं। चूँकि राजन धनकर जी की परंपरा में जिस तालीम को उन्होंने प्राप्त किया था, जिस परंपरागत रूप से जिन्होंने देखा था कि शिक्षण ग्रुप में कैसे किया जाता है, वो समय घराने परंपरा के ज्यादा थे क्योंकि घरानेदार गुरु ज्यादा होते थे। लेकिन चूंकि उन्होंने संस्थागत रूप से सीखा था, इसलिए वो संस्थागत रूप से शिक्षण करने में बहुत अग्रणी हुए और वो यहाँ पर शास्त्र और प्रयोग दोनों की ही कक्षाओं को बहुत अच्छे से संचालित करने लगे। इसका एक उदाहरण ऐसे प्राप्त होता है कि पहले ही वर्ष में उनकी शिष्या ने, उस समय महिला महाविद्यालय और वसंत कॉलेज में 2 ही जगह केवल बीए में संगीत होता था, तो यहाँ से उन्होंने पूरे विश्वविद्यालय स्तर का जो गोल्ड मेडल है उनके शिष्या को प्राप्त हुआ। इससे प्रमाणित होता है कि उन्होंने कितनी अच्छी तरह से तालीम को अपने शिष्यों में भी बांटने का काम शुरू किया। 5 वर्षों उपरांत जो आज का वसंत कॉलेज जो राजघाट में है, ये वसंत कॉलेज कमच्छा से स्थानांतरित होते हुए वहाँ पर शिफ्ट होने की बात 1953 में आती है। तब वहाँ के जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के न्यासी थे रोहित मेहता जी, उन्होंने 2 शिक्षकों के लिए सोचा कि इनको हम दूर नहीं जाने दे सकते हैं, तो वहाँ पर एक वसंत कन्या महाविद्यालय जो आज वीकेएम नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना की। और उसके हुए पहले आचार्य के रूप में वहाँ पर उन्होंने कालविन गुरु जी और एक चित्रकला की टीम को, दोनों को नियुक्त किया और उन्होंने पूरी मेहनत से 25 वर्षों तक वहाँ पर सेवा की और उस पूरे विद्यालय को जो है, इसके अतिरिक्त वे बहुत सारे कॉलेजेस के अन्य कार्यों में भी बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों को निभाते थे। जैसे विभिन्न नाट्य प्रस्तुतियां होती थी, इसका वे संगीत निर्देशन भी करते थे, जैसे मीरा, विक्रमादित्य इत्यादि बहुत सारे नाटकों का उस समय जब सफल मंचन हुआ था उसमें उनका संगीत निर्देशन था। और एक नृत्य नाटिका कृष्ण लीला नाम से थी, उसका भी उन्होंने बहुत अच्छे से डायरेक्शन किया था। इसके एक प्रस्तुति के दौरान उस समय पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी बनारस आ चुके थे 1950 में। वे भी सामने बैठकर दर्शक दीर्घा में इस मंचन को देखते हैं और वे कहते हैं कि बहुत ही सुंदर आपने जो गीत गोविंद के पदों को रचित किया है, इनको सुनकर मेरी भी आंखें भर आ रही है, इतना सुंदर आपने इसका संगीत निर्देशन किया है। तो ये उनके हर एक कार्य को जो वो करते थे बिल्कुल परफेक्ट जो करना, हर कार्य को परफेक्शन की ओर ले जाने का उनका जो स्वभाव था, वो स्वभाव उनके हर कार्य में दिखाई पड़ता है। उनकी वेशभूषा या जो परिधान था वो बहुत ही सिंपल कपड़े, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रगल से जो है आगे बढ़े थे। उन्होंने बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़े थे।
तो एक या दो ही उनके पास अगर कुर्ते धोती होते थे, लेकिन फिर भी उसको वो बिल्कुल प्रेस और उस तरह से कर कर ही सफेद धोती होती थी, तो बिल्कुल एक भी दाग न दिखे, ऐसा उनका हमेशा रहता था। कि उनको मैंने भी जिस समय देखा जब वो 80 वर्ष की आयु पार कर चुके थे, हमेशा उनके धोती और वो सफेद बनियान पहने हुए बिल्कुल एकदम जैसा लगता था कोई देव पुरुष सामने आ गए हैं, इस तरह का मन में भाव अपने आप जागृत हो जाता था। तो उनके गुरु माँ उनकी बताती थी कि ना तो उनको कपड़े में गंदगी पसंद थी, ना संगीत में और न जीवन में किसी प्रकार के वो गंदगी से हमेशा भी दूर रहना चाहते थे। वो हमेशा परफेक्शन चाहते थे और हमेशा साफ सुथरा न जीवन उन्होंने व्यतीत किया। संगीत साधना की जहाँ तक बात की जाए, उसमें एक मोड़ उनके जीवन में आता है। सन 1952 में उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी और सन 1959 में एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी। लेकिन उस समय की कुछ बीमारियां थी जो लाइलाज बीमारियां होती थी। तो 1959 में लगभग 4 महीने के अंतराल में उनके पुत्र और छोटी पुत्री दोनों का देहांत हो जाता है और इससे उनके बहुत ही गहरी जो है चोट पहुंचती है। लेकिन फिर भी कर्तव्यनिष्ठ वे इतने थे कि अपने पुत्र की मृत्यु समाचार को सुनकर भी वे पहले कॉलेज का अपना दायित्व उस समय उनको मिला हुआ था उसको पूरा करके ही वे कॉलेज लौटते हैं, क्योंकि कर्तव्य और उसके प्रति वो इतने जिद्दी थे, इतने ईमानदार थे कि वो उससे पीछे नहीं हट सकते थे। और इन दोनों घटनाओं के पश्चात काफी वर्षों, 1 वर्ष तक उनको काफी तकलीफ हुई, शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से। लेकिन ये जो तानपुरा आप अभी देख रहे हैं, ये 1960 में उन्होंने मीरठ से मंगवाए थे 2 जोड़ी तानपुरे, और इसको फिर वो अपने जो संतान के रूप में उन्होंने मान के चला कि उनकी 4 संतानें थी, तो उसमें से 2 संतान वे अपने तानपुरे को मानते थे और इनको उसी तरह से लाड़ प्यार करके रखना, जैसा कि हमने गुरुजी से सुना है कि जब भी वो जाते थे तो पहले से तानपुरा मिलाकर क्लास के लिए वो रखा रहता था और उसका भी अल्टरनेट क्रम की आज ये निकला है तो कल दूसरा वाला निकलना चाहिए, पूरा उसका मेंटेन करना, एक एक चीज अपने हाथ से इसको साफ करना, वो करना। और शिष्य के आने से पहले आज हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्र है तो हम उस चीज को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन तानपुरा मिलाना कितना कठिन काम है। उसको शिष्य के लिए मैंने अगर 1 घंटा दिया है तो मैं उसमें आधा घंटा तानपुरा मिला के शिष्य का समय बर्बाद न करूं। इस तरह की जो ईमानदारी की भावना थी इनके अंदर, इन सब कारणों से वे एक महान साधक के रूप में संगीत समाज में जाने जाते थे। शिष्य से उस समय के जो गुरु होते थे वो अपने जो भी जानते थे, अपने जो राग उनको पसंद आते थे या जो उनको सिखाने का मन होता था वो सिखाते थे। लेकिन वे ऐसे उदार मना गुरु थे कि जिन्होंने अपने शिष्यों से पहले पूछते थे कि अगली बार क्या सीखना है, और वो उनसे पूछने के बाद 1 हफ्ते उस राग का रियाज करते थे, भले ही वो राग यमन ही क्यों ना हो, जबकि वो सारे राग उनको सब कुछ याद होते थे, सब कुछ उनकी साधना पूर्ण हो चुकी थी। लेकिन वो अंत समय तक उनका ये प्रण था कि मैं जो भी काम करूं बिल्कुल ईमानदारी से करूं। तो शिष्य को भी वो उस तरह से सामान्य रूप से शिक्षा देने से पहले भी 1 हफ्ते इसको रियाज करके तब वो शिष्य को सिखाने बैठते थे। तो इस तरह का लगन आज के ज़माने में ढूंढना बिल्कुल मुश्किल है। और संगीत साधकों के बीच में वे बहुत ही लोकप्रिय थे। वो सामान्य जनमानस के बीच में उतने लोकप्रिय भले न हो, लेकिन संगीत साधक उन्हें अच्छे से जानते थे। और जैसे कि कुछ घटनाओं से पता चलता है, जैसे पंडित जसराज जी जब भी आते थे 1960 के समय से, जब भी वो संकट मोचन में आते या कहीं भी कार्यक्रम देने आते तो जरूर पंडित जी से एक बार मिलते और उनसे उनका गायन सुनते या उनसे संगीत पर चर्चा करते। पंडित वीजी जोग साहब और भी तमाम जितने उस समय के श्रेष्ठ संगीतज्ञ थे, उनका संगीत साधना का जो प्रभाव था वो उन तक भी देश भर में फैला हुआ था। इसीलिए वो कहीं न कहीं से उनके यहाँ पर आते थे, हमेशा उनसे मिलते थे और उनसे वो प्राप्त करते थे, निर्देश प्राप्त करते थे। इस क्रम में उनको कई संगीत सम्मान भी प्राप्त हुए। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी सम्मान 1976 में प्राप्त हुआ, संगीत मनीषी सम्मान संगीत कला केंद्र आगरा द्वारा
गृहत्मा सम्मान, ये सम्मान पंडित राजन साधन मिश्र जी ने शुरू किया था और ये सम्मान उन्होंने काशी के उस समय श्रेष्ठ संगीतज्ञों को दिया था, जिसमें पंडित कालवीन गुरु जी भी एक थे उसमें से। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश की इकाई द्वारा उनको श्रेष्ठ शिक्षक सम्मान, ये गृहत्मा सम्मान का उनको कई अवसरों पर उनको सम्मान प्राप्त हुए थे। ये 75वें वर्ष के उनके पूर्ण होने पर जो है एक कार्यक्रम किया गया था और उस समय पूरे शहर के सभी गणमान्य लोगों को हमारे गुरुजी ने आमंत्रित किया था। सभी वह आए थे और उनको सम्मान 75वें वर्ष पूर्ण होने पर 1992 में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था। ये संगीत नाटक अकेडमी का सम्मान जो भी मैंने बताया, और भी तमाम तरह के उनको जो महत्वपूर्ण कई सम्मान जो है उनको प्राप्त हुए थे। पीजी जोग साहब उनके घर पर आते थे, हमेशा ही आते थे। पंडित जसराज जी यहाँ पर गृहत्मा सम्मान के दौरान और भी जो गुरुजन साथ में थे, उसमें हमारे दूसरे दादा गुरु जी पंडित पशुपतिनाथ मिश्रा जी भी थे, पंडित बलवंत राय भट्ट जी भी हैं जी। संगीत संकाय द्वारा भी उन्हें सम्मान दिया गया। कई बार उनके व्याख्यान रखे जाते थे और वे जब सेवानिवृत्त भी हो गए तो वे पूरी तरह से संगीत की साधना में उसी तरह से जमे रहे और उसी तरह से उस विद्यार्थियों को बीच में उनको जो बचपन से एक तरह से कही जा सकती है, क्योंकि 20-22 वर्ष की आयु से अगर कोई शिक्षण कार्य कर रहा है तो 40 वर्षों के बाद वो शिक्षण कार्य छोड़ नहीं सकता था। तो उनके अंतर्गत जो सिखाने की एक प्रवृत्ति थी, इसके माध्यम से वे लगातार अपनी मृत्यु के कुछ दिनों पूर्व तक भी अपने शिष्यों को सिखाते हुए ही उनका होता रहता था कि कभी ना कोई शिष्य आ जाए उसको कुछ सिखा दो, और हमेशा उनको सिखाने में अपनी विद्या को जिस तपस्या के द्वारा उन्होंने प्राप्त किया था उसको उतनी ही सहजता से वो देने के लिए भी आतुर रहते थे। और तमाम उनके शिष्य प्रशिष्य जो हुए हैं, कुछ दर्जन भर शिष्य उनके तभी हो चुके थे जब वे लखनऊ में थे। श्रीमती सोम तिवारी जी, श्रीमती शीलाधर जी, सुशीला मिश्रा जी जो बाद में एक बहुत वरिष्ठ लेखिका हुई, कई वहाँ पर उन्होंने सभी को लखनऊ में भी सिखाया। और उसके बाद वाराणसी आने के पश्चात अपने भाई श्री दामोदर कालवीन जी, पुत्री श्रीमती शशि कविवंदन जी, श्रीमती विद्या काटगरे जी, हमारे गुरु जी पंडित देवाशीष डे जी, और डॉक्टर मंगला तिवारी जी जो राजघाट वसंत कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थी, डॉक्टर गौतम तिवारी जी जो अभी वर्तमान में आगरा विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर ऋचा कुमार जी जो महिला विद्यालय में भी प्रोफेसर हैं, डॉक्टर मधुमिता भट्टाचार्य जी, डॉक्टर मंजू वर्मा जी, डॉक्टर सुकल्पा मुखर्जी जी, नंदिता शास्त्री जी जो पाणिनि कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य हैं, श्रीमती डॉक्टर अदिति चक्रवर्ती जी, विदुषी मंजू सुंदरम जी इत्यादि अनेकों उन्होंने श्रेष्ठ कलाकारों को जो है तालीम दी है। और उसके माध्यम से वो जो विद्या अर्जित किया था उसको उन्होंने सफल रूप में अपने आने वाली पीढ़ी को बांटा है। उनके एक पक्ष जो था वो था रचनात्मकता। तो रचनात्मकता के पक्ष में भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, क्योंकि उनको अपने गुरु जी जो पंडित श्री कृष्ण नारायण रातनकर जी, उनसे से प्रेरणा प्राप्त हुई थी कि उन्होंने सुजान नाम से लगभग 750 उत्कृष्ट श्रेणी की रचनाएं की थी और वे अपने विद्यार्थियों को सिखाते भी थे। और इस बात का भी प्रमाण मिलता है कि वे अपने विद्यार्थियों को इस बात के लिए प्रेरित भी करते थे कि आप भी अपनी रचनाएं बनाइए। और सन इसी का प्रतिफल था कि सन 1939 में 39 में हमारे दादा गुरु जी ने पहली रचना की और अपने गुरु जी को सुनाई, जिसका उन्होंने बहुत प्रशंसा की और कहा कि और करते रहो। तो इस तरह की प्रवृत्ति के कारण उनके अंदर वाक्यकारिता का भी गुण अपने आप आ गया। उन्होंने राग कुछ नए नवीन रागों की संकल्पनाएं भी की और बंदिशों में अक्सर जो बहुत सारी बंदिशें हम लोग जानते भी हैं, कभी कभी उन्होंने उपनाम का प्रयोग नहीं किया है, इसलिए हम
ये नहीं जान पाते हैं कि हमारे दादा गुरु जी की बंदिश है। लेकिन आप जानते हैं सभी विद्यार्थी राग चंद्र बोस की बंदिश, ब्रिज की नार, गोकुल गांव के चोर मोर, फिर राग अहि भैरव के जग सपने की माया, और उस राग में एक और बंदिश है पैया पड़ू में तोरी। राग थीम में एक बहुत ही अनूठे प्रसंग को उन्होंने लिया है, केवट धोबे राम पाओ के। इस पर भी उनकी बनाई हुई बंदिश है ये भी, एक उसी राग में जो जन हरि का नाम। इस तरह से बहुत सारी रचनाएं आप विद्यार्थीगण हमेशा सीखते भी रहते हैं। और उनकी बंदिशों में एक चीज दिखती है कि वो आध्यात्मिकता से जिस प्रकार से जुड़े हुए थे, और उनके मन में हमेशा संगीत को एक ईश्वरीय भगवान के रूप में वो देखते थे, साधारण रूप से नहीं। तो इसीलिए उनकी कुछ रचनाओं में जो प्रसंग मिलता है, जैसे रागदेव गंधार की बंदिश है, करत करत बन आवे सब ही, जो माने गुणियन की सीख। अंतरा है उसकी, गुण की महिमा अपार माने, नाद भेद को तब ही जाने, जब ही गुणियन के साथ ही गुण ज्ञान को चित ध्यान करे। तो इस प्रसंग की बहुत सारी उनकी बंदिशें मिलती है। एक बंदिश में वो राग देव प्रिया में कहते हैं कि अनजाने में क्या क्या होवे, ना जाने कोई रे, कैसे जाने कैसे जाने। फिर कहते हैं कि जाने वो वही रे, जो जाने घड़ी पर छिन्न छिन्न की गति जन की। तो इस प्रकार की उनकी सोच, जो वो सब कुछ अपने आराध्य को अर्पित करने की भावना उनके अंतर्गत थी, वो उनके बंदिशों में भी परिलक्षित होती है। और उन्होंने कई अपने गुरु के और अपने मित्र और साथ ही संगीत के विद्यार्थियों को तालीम कैसे देनी चाहिए, इन सब विषयों पर अनेक आलेख भी प्रकाशित किए, जो सफल कई जगहों पर पुस्तकों में प्राप्त होते हैं। उसमें बहुत ही विस्तृत रूप से उन्होंने सब चीज़ों को समझाया है। चाहे रतनकर जी के विषय में उनका आर्टिकल हो, चाहे SCR भट्ट जी के उसमें हो, बहुत सारे उन्होंने अपने गुरु भाई गुरु बहनों के ऊपर भी आर्टिकल लिखे हैं, और संगीत शिक्षण के ऊपर भी कैसा होना चाहिए इस पर भी उनका गहन शोध था, इसीलिए उस पर भी उन्होंने कई प्रकाशित किए हैं। एक प्रारंभिक संगीत शिक्षा नाम से उनकी पुस्तक भी प्रकाशित हुई थी, जो प्राप्त नहीं होती है, लेकिन वो विद्यार्थियों के हित के लिए उन्होंने इस तरह की रचनाएं भी की थी। और इस घटना को सभी लोग जानते हैं, लेकिन इस बात को पुनः दोहराने में कोई वो नहीं है कि वो मृत्यु के अंतिम जब 2 दिन बचे थे, उसके पूर्व भी हमारे गुरु जी को बुलाते हैं और वो उनसे एक राग की चर्चा करते हैं, और उन्हें कहते हैं कि हेमावती में अगर हम लोग रेखा वर्जित करके गाते हैं तो शायद ये पिंपलासी जैसा होगा। तो पिताजी से वो क्योंकि बहुत स्नेह करते थे, और उनके साथ उनको बात करके हम हमेशा जाते थे घर में, तो बाकी लोगों को वो सबसे बात तो करते थे, लेकिन तो मुझे याद है कि जब भी हम लोग उनसे जाते थे मिलने, क्योंकि हमारे गुरुजी भी उनको उतना ही सम्मान देते थे जैसे वे अपने गुरुजी को सम्मान देते थे। तो हम लोग घर पर कोई भी त्योहार बनाने पे जैसे बड़ों के यहाँ जाते हैं, तो सबसे पहले मुझे याद है कि हम लोग सबसे पहले अपने दादा गुरुजी के यहाँ जाते थे, बाद में अपने रिश्तेदारों के यहाँ बाद में जाते थे, लेकिन सबसे पहले दशहरे पर, दिवाली पर, होली पर हम सबसे पहले उनके घर में जाते थे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते थे। तो उस समय जो इंटरेक्शंस होते थे वह हमेशा पूछते रहते थे, छोटे से बालक मुझसे भी कि रियाज करते हो ना, अच्छे से सीखना। तो ये एक उनकी जो बात थी हमेशा वो उनको मुझे प्रेरणा देती रहती थी। और मैं देखता था हमेशा वो पिताजी के साथ जो है बात करने के लिए बड़े उत्सुक रहते थे, तो हम लोग कुछ देर बाहर बैठते थे और वो और पिताजी अलग अकेले बैठ के कुछ रागों की चर्चा और ये करना, ये उनको बहुत प्रिय था। तो ऐसे ही आखिरी दिनों में भी उन्होंने पिताजी को बुलाकर एक राग की संकल्पना की, और देहावसान हो जाने के बाद उस राग को फिर हमारे गुरुजी ने राग मुकुंद प्रिया नाम दिया। वैसे वो इस राग का नाम विष्णु प्रिया रखना चाहते थे अपने पिताजी और अपने उनको, जैसे उन्होंने बताया कि मेरे जीवन में विष्णु बहुत महत्वपूर्ण शब्द था, लेकिन उस राग को फिर पिताजी ने पूरा किया और उसको
उन्होंने कहा कि ये उनकी आखिरी निशानी है एक तरह से राग संगीत के लिए, तो इसलिए उनके नाम से जाना जाना चाहिए। तो इस प्रकार से वे संगीत सेवा करते हुए और जो भी उन्होंने प्राप्त किया संगीत के माध्यम से, जितना भी सम्मान, जितना भी वो प्राप्त किया, वे उसको अपने विद्यार्थियों में समभाव से वितरित करते थे। किसी से कोई भेदभाव नहीं, सबको समान रूप से जो राग जो मांगता था उनके पास जाके वो मिल जाता था। ये उस ज़माने में बहुत बड़ी बात है कि कोई भी विद्यार्थी उनके पास अक्सर जाते थे लोग विद्यार्थी कि वो बहुत कठिन राग गाते हैं, तो कठिन राग कोई सिखाता नहीं था या उसको लोग बचा के रखना चाहते थे, लेकिन उनकी उदारता ऐसी थी कि वो उन रागों को भी सहज रूप से जो राग जो मांगे उसको वो दे देते थे। इस प्रकार से वो संगीत सेवा करते हुए 12 दिसंबर 2003 को अचानक उनका निधन हो जाता है और उनकी संगीत साधना जो है अपनी उच्चतम सोपान तक पहुंचकर समाप्त हुई है। हम उन्हें आज भी और हमेशा उनको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।